हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज़ विद्यासागर श्रीवास्तव। देखो स्टूडेंट, हम लोग इस समय यूपी बोर्ड का अनसॉल्व्ड सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और हम लोग 3 मार्क वाले क्वेश्चन लगाएंगे। 2020 का 3, 4, 6 XT सेट हमने लिया हुआ है और इसका जो है क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, फिर हम लोग एक एक करके उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। आप देखो स्टूडेंट, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो 5A, ए यानी घा का पहला क्वेश्चन है हमारा, ए यानी का। देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन कह रहा ऑन द बेसिस ऑफ एल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट राइट द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। एल्फा प्रकीर्णन प्रयोग, रदरफोर्ड के एल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल बताइए, ठीक है। तो परमाणु मॉडल में हमने बताया स्टूडेंट पीछे कि परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए आवश्यक सेंट्रीपिटल फोर्स यानी अभिकेंद्र बल जो है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉनों के बीच स्थिर वैद्युत बल से मिलता है। ये सारी चीज़ें हमने बताई हैं। इसका लिंक ऊपर दिया हुआ है स्टूडेंट, आप लिंक खोलिए और रदरफोर्ड मॉडल आपको बढ़िया उसमें से मिलेगा, ठीक है। आप उसे पढ़िए और अध्ययन कीजिए, ठीक है। आप देखिए स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे बी यानी खा देखो स्टूडेंट, इन एन एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर इस वर्ष कोर्स में नहीं है। एनपीएन ट्रांजिस्टर इस वर्ष कोर्स में नहीं है। एनपीएन ट्रांजिस्टर इस वर्ष कोर्स में नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। एनपीएन ट्रांजिस्टर इस वर्ष कोर्स में नहीं है। आप देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे सी यानी गा। तो इसमें दिया है इंडक्टेंस एल, कैपेसिटेंस सी, ठीक है। तो हम लोग एक डायग्राम यहाँ बना रहे हैं स्टूडेंट। और रेजिस्टेंस आर, ठीक है। ये हमारा वोल्टेज हो गया V = V0 साइन ओमेगा टी। AC वोल्टेज हो गया। इधर दिया है L, ये दिया हुआ C, इधर दिया हुआ R। अब देखो स्टूडेंट, जो LCR सर्किट होता है उसमें क्या होता है कि रेजिस्टेंस पर वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं। सेम फेज में होते हैं तो ये हमारा हो गया, इस डायरेक्शन में वोल्टेज हो गया, ठीक है। ये वोल्टेज हो गया रेजिस्टेंस का, और इसी डायरेक्शन में हो गई करंट, दोनों सेम फेज में हो गई। अब जो इंडक्टर होता है स्टूडेंट, उसका फेज 90 डिग्री लीडिंग होता है, यानी 90 डिग्री अग्रगामी होता है। तो वोल्टेज इसका VL इस डायरेक्शन में बनेगा स्टूडेंट। VL इसके ऊपर का जो वोल्टेज है, इंडक्टर का वोल्टेज, यानी L का कॉइल का वोल्टेज। अब C में क्या होता है कि इसमें जो है वोल्टेज लैगिंग में होता है 90 डिग्री। तो ये करंट है, इससे 90 डिग्री लैगिंग का मतलब नीचे हो गया,
ठीक है, ये हो गया VC। अब देखो स्टूडेंट, हमने VL को थोड़ा बड़ा बना दिया, VC को छोटा बना दिया ताकि हम VL माइनस VC लिख सकें। तो अब यहाँ देखो स्टूडेंट, ये हमारा हो गया VL माइनस VC, ठीक, ये हमारा हो गया VR, ये हमारी हो गई करंट I, ठीक, ये हमारा वो हो गया, ये ऊपर का जो हो गया VL माइनस VC, ठीक है स्टूडेंट। इस डायरेक्शन का VR है हमारा, ये तो बना ही है ये, ठीक। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, एक यहाँ पैरेलल बनाएंगे, वो रेक्टेंगल, देखो ऐसे पैरेललोग्राम भी होता है इसको, रेक्टेंगल है ये, रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम होता है। ये लाइन ऐसे हम लोग खींचेंगे ये, ठीक। ये हमारा जो हो गया वोल्टेज हो गया V, नेट वोल्टेज ये हो गया, ठीक है स्टूडेंट। और ये है हमारा जो ये डायग्राम हमने जो बनाया, ये फेजर डायग्राम होता है। ये फेजर डायग्राम है, ठीक है। तो यहीं से हम लोग शुरू करें स्टूडेंट। डायग्राम तो आप सब बना ही दिए हैं, VL VC का फेज आपने इधर दिखा दिया, ये 90 डिग्री फॉरवर्ड है और ये 90 डिग्री लैगिंग है, ठीक है। तो ये जो हमारा बनेगा ये 90 डिग्री होगा, और इनके बीच का जो एंगल होगा ये फाई है, जो करंट और वोल्टेज के बीच फेज है हमारा, ठीक है। फ्रॉम फेजर डायग्राम, यहीं से हम लोग शुरू करेंगे, हम लोग यहीं शुरू करेंगे फ्रॉम फेजर डायग्राम। ठीक, हिंदी वाले भी इसको फेजर डायग्राम ही लिखेंगे, ठीक है। किताब में हिंदी में फेजर डायग्राम ही लिखा है शायद। तो फेजर डायग्राम ये जो बना है ये फेजर डायग्राम है, फ्रॉम फेजर डायग्राम। यहाँ देखो स्टूडेंट, ये हम यहाँ पाइथागोरस इसमें लगा सकते हैं, इस वाले ट्रायंगल में देखो, ये जो हमारी पेन चल रही है ऐसे जो, ठीक। तो V² हुआ इज इक्वल टू VR² प्लस ये हमारा है VL माइनस VC², VL माइनस VC², ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, ये VR को हम लोग लिखते हैं IR, तो ये IR² हो गया। VL को हम लोग लिखते हैं IXL, ठीक, और VC को लिखते हैं IXC, इसको ऊपर स्क्वायर हो गया। I कॉमन लेकर के इधर कर दीजिए स्टूडेंट, ये V² इज इक्वल टू है, ये V² हुआ है। यहाँ देखो स्टूडेंट, इसमें भी I² है, इन दोनों में ही I कॉमन है, स्क्वायर भी लगा है, तो I² हम पूरे में कॉमन ले रहे हैं। तो ये हो गया हमारा R² प्लस XL माइनस XC² हो गया, ठीक है। I को इधर कर दो स्टूडेंट, तो ये आ गया V/I², ठीक है, इज इक्वल टू R² प्लस XL माइनस XC² हुआ। देखो स्टूडेंट, इधर से स्क्वायर हटा दो तो इधर रूट आ जाएगा, V/I इज इक्वल टू अंडर रूट R² प्लस XL माइनस XC²। अब देखो स्टूडेंट, V/I को इसमें इम्पीडेंस कहते हैं, ठीक है। V/I इज इक्वल टू Z इम्पीडेंस, ठीक है, यानी इसको प्रतिबाधा कहते हैं, ठीक है, प्रतिबाधा, ठीक। देन यहाँ से ये Z हो गया स्टूडेंट, Z इज इक्वल टू अंडर रूट R² प्लस
XL माइनस XC²। ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ XL की वैल्यू हम लोग क्या रखते हैं स्टूडेंट, या Z √√R² प्लस XL को लिखते हैं ओमेगा L, XC को लिखते हैं 1/ωc²। ओके स्टूडेंट, ये इम्पीडेंस का फार्मूला हो गया। ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे फेज डिफरेंस। तो ये फाई हमने लिया हुआ है। इफ फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज फाई, देन फ्रॉम फेजर डायग्राम tan phi is equal to VL माइनस VC अपान VR। परपेंडिकुलर ये है, देखो स्टूडेंट, VL माइनस VC परपेंडिकुलर है और ये VR है हमारा, ये बेस है, तो परपेंडिकुलर अपान बेस लिखा हुआ है। VL को हम लोग लिखते हैं IXL, इसको लिखते हैं IXC और VR को लिखते हैं IR। ठीक है स्टूडेंट। ऊपर I कॉमन ले लीजिए तो ये आ जाएगा XL माइनस XC अपान IR आ जाएगा। यहाँ से I से I कट गया स्टूडेंट, tan phi इज इक्वल टू आ गया हमारा। ठीक है, XL माइनस XC अपान R आ गया। ठीक है स्टूडेंट। और इसको XL XC को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, tan phi इज इक्वल टू, ये XL को लिखते हैं ओमेगा L माइनस 1/ωc अपान R लिख सकते हैं। दोनों में से कोई भी, यहाँ तक भी आप छोड़ देंगे तब भी आपका पूरा करेक्ट है, इसको लिख देंगे तब भी पूरा करेक्ट है। ओके। अब देखो स्टूडेंट, इसमें R लगा हुआ है, देखिए। ठीक है, LCR सर्किट के नीचे फिर R लगा हुआ है और कह रहा 2 थिन लेंसेस ऑफ पावर 10D एंड माइनस 5D। तो P1 दिया हुआ है 10D, P2 दिया है माइनस का 5D। ठीक है। R प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट एन ऑब्जेक्ट ऑफ 2 सेंटीमीटर लेंथ। ऑब्जेक्ट की हाइट को हम लोग क्या लिखते हैं, O लिखते हैं। ठीक, तो यहाँ हम इसको थीटा की तरह लिखेंगे। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की लंबाई को O लिखते हैं और ये दिया है 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक, कह रहा है कि प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस एट डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर। U दिया हुआ तो U हमेशा माइनस होता है, माइनस 30 सेंटीमीटर लेंगे। ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ इमेज एंड इट्स नेचर। ठीक है, तो इमेज की लंबाई पता करनी है और उसकी प्रकृति पता करनी। तो आओ स्टूडेंट देखते हैं हम लोग क्या इसमें कर सकते हैं। तो कंबाइंड फोकल लेंथ ऑफ कंबाइंड लेंस, तो पहले पावर लिखें। तो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, और पावर यानी संयोजन की क्षमता। तो क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 होता है। P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। तो P1 कितना दिया, 10D दिया हुआ, ये -5 हो गया और माइनस हो गया D यूनिट है तो डायोप्टर है, ये आ गया 5D प्लस का आ गया। ठीक, अब हम लोग निकालें इसकी फोकल लेंथ। तो F इज इक्वल टू 100/P होता है, इतना सेंटीमीटर हो जाता है। ठीक, तो ऊपर हो गया 100, अब P हमारा दिया है 5
और ये हो गया सेंटीमीटर, तो कट के आ गया 20 सेंटीमीटर। एफ हमारा प्लस का आया ये। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग पोजीशन ऑफ इमेज के लिए लगा दें, तो फार्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो v जो होता है ये निकालती है, v जो होता है वो पोजीशन ऑफ इमेज होती है, तो u को इधर कर दो, तो 1/v इज इक्वल टू निकल आएगा 1/f और प्लस 1/u। वैल्यू रख दो स्टूडेंट 1/20। u देखो स्टूडेंट -30 है, तो ये प्लस का -1/30 हो जाएगा। एलसीएम कर दो स्टूडेंट 60 हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसको डिवाइड कर दें 3, इससे डिवाइड कर दें 2, तो 1/v आ रहा है यहाँ स्टूडेंट 1/v। 3 - 1 गया तो 2 गया 1 हो जाएगा, यानी 1/v इज इक्वल टू आ गया 1/60। ठीक है, इससे v की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट 60 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, v निकल आया हमारा। आप देखो स्टूडेंट v हमारा पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब कि u निगेटिव है, तो दोनों अपोजिट साइड में है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखते हैं स्टूडेंट, फ्रॉम I/O इज इक्वल टू v/u। क्या होता है फार्मूला, I/O इज इक्वल टू v/u होता है। वैल्यू रख दो स्टूडेंट, I हमें निकालना है। ठीक, वो हमारा दिया है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर दिया है। यहाँ पे v हमारा कितना है 60 आया, और u हमारा कितना दिया स्टूडेंट -30 दिया है। ठीक, ये इससे डिवाइड कर दो स्टूडेंट, I की वैल्यू आ जाएगी -4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कट के हो गया 2। ठीक, ये माइनस है, 2 2 जा 4, -4 सेंटीमीटर। ये हो गई हाइट ऑफ इमेज हो गई। ठीक है स्टूडेंट, हाइट ऑफ इमेज क्या हो गई -4 सेंटीमीटर। अब देखो स्टूडेंट, ये माइनस साइन क्या बता रहा है, नेचर कैसा होगा। ठीक है, तो अब नेचर ऑफ इमेज देखो, यहाँ से क्या हम लोग निकालेंगे, ठीक, नेचर ऑफ इमेज में क्या क्या है देखो स्टूडेंट, माइनस होने का मतलब उल्टा हो गया इमेज, तो इन्वर्टेड, ठीक है, v पॉजिटिव इसका आ रहा है, मतलब रियल इमेज हो गई, इमेज हो गई, और 2 टाइम्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये इसका 2 का है तो ये 4 का है, 2 टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट, 2 टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट इन हाइट। ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ द ऑब्जेक्ट इन हाइट। ठीक है, नेचर क्या हुआ, हिंदी वाले इसकी प्रकृति देखें, उल्टा, वास्तविक और लंबाई में या ऊंचाई में वस्तु से 2 गुना है। ठीक है, द रेशियो ऑफ लेंथ, देखो स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, डी यानी घा, इसमें क्वेश्चन में कह रहा द रेशियो ऑफ लेंथ एंड मासेस ऑफ 3 वायर ऑफ सेम मटेरियल है। ध्यान दीजिएगा, सेम मटेरियल है, तो हम लोग कुछ अभी यहाँ देखिए क्या करते हैं। तो इसमें जो लेंथ का रेशियो दिया, ध्यान से देखिएगा, L1 रेशियो L2 रेशियो L3 दिया हुआ है, 3 का लेंथ का रेशियो 3:1 रेशियो है, 3:1 रेशियो है। अब दे रहा है स्टूडेंट कि कह रहा है इनके मास का रेशियो, मास कितना होता है, तो मास है m1 रेशियो m2 रेशियो m3 इज इक्वल टू, ठीक है,
1:3 दिया हुआ है, 1:2:3। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग क्या पढ़ते हैं, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम से इसको मैं एडजस्ट करूं स्टूडेंट। तो यहाँ देखो स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा, लेट डेंसिटी ऑफ द वायर्स इज डी, देन, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, तार का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है उसको हम लोग A1 लेते हैं कि A1 L1, ठीक, और D हो गया, D तो सेम हो गया, और इसका रेशियो हो गया, ये मास हो गया ना। देखिए ये एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम हो गया, इंटू डेंसिटी ये मास हो गया, M1 हो गया। ऐसे M2 हो गया, A2 L2D अनुपात M3 हो गया। M3 क्या हो गया हमारा, इसी तरह A3 L3 और D हो जाएगा, इज इक्वल टू हो गया 1:2:3। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, हम लोगों के पास क्या निकल कर आएगा, जो निकल के आएगा D कॉमन होता है, तो जो कॉमन होता है वो छोड़ देते हैं। L1 L2 L3 का रेशियो 3:1 का है, तो जब यहाँ रेशियो लगा, इधर L1 है, इधर L2 है, इधर L3 है, तो ये हो गया L1 × 3, D तो कट गया, रेशियो A2 × 2 रेशियो, ठीक, A3 × L3 का 1 इज इक्वल टू रेशियो आ रहा 1:3 आ रहा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, इन दोनों से देखिए स्टूडेंट, यहाँ से क्या निकला, इन दोनों से अगर हम रेशियो निकालें तो ये दो रेशियो हैं, तो यहाँ देखो स्टूडेंट, A1, ठीक है, 3A1 अपान ये हो गया 2A2 इज इक्वल टू ये हो गया 1/2। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ से इससे हमने ऐसे निकाला है, देखिए 3A1 अपान 2A2 इज इक्वल टू इसका दोनों का रेशियो A/2 ले लिया हमने। तो यहाँ से हमारा क्या रेशियो बना है स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा क्या रेशियो हमारा बन रहा है। तो इनको हम इधर कर दें स्टूडेंट ना, इसको इधर कर दें, तो आ गया A1 अपान A2। ध्यान दीजिएगा, ये 2 से 2 कट गया, ये इससे कट गया, ये 3 नीचे आ गया, 1/3 हो गया, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। अब देखो स्टूडेंट, A1 और A2 का हमने रेशियो निकाला, वैसे ही इसका हम निकाल सकते हैं। देखिए A2 A3 का रेशियो हमने लोग निकाल सकते हैं। A2 तो इसके साथ 2 है, तो 2A2 अपान इसके साथ 1 है, तो ये 3 हो गया इज इक्वल टू, अब इन दोनों का रेशियो बनेगा ना, इसका और इसका हमने लिया तो इसका बनेगा, अब इन दोनों का बनेगा ना, इन दोनों का जो है, ठीक, तो इज इक्वल टू 2/3 हो गया। अब यहाँ देखो ये 2 से 2 कट के 1 हो गया, ठीक, तो क्या आ गया A2/A3 इज इक्वल टू क्या आ गया 1/3 आ गया। यहाँ से देखो स्टूडेंट, A1/A2 भी 1/3 आ गया और A2/A3 भी 1/3 आ गया। तो अब हम ऊपर इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया 3/9, ठीक, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसमें, तो ये आ गया 3/9। अब यहाँ देखो स्टूडेंट, A2 की जगह यहाँ भी 3 है, A2 की जगह यहाँ भी 3 है, तो ये इक्वेशन 2 हुआ। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, इक्वेशन 1 एंड 2 से यहाँ देखो क्या निकला, A1 रेशियो A2 रेशियो A3 इज इक्वल टू यहाँ 1 और 3, 1 रेशियो 3 रेशियो
9। ठीक है स्टूडेंट। अब कह रहा है कि कैलकुलेट फाइंड द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेस ऑफ दीज वायर। नाउ ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, R1 रेशियो R2 रेशियो R3 इज इक्वल टू, R1 को हम लोग क्या लिखते हैं स्टूडेंट, फार्मूला क्या होता है हमारा, R1 इज इक्वल टू रो L1 अपान A1 रेशियो रो L2 अपान A2 रेशियो रो L3 अपान A3। ये रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है। रो तो कॉमन है और रेशियो में जो कॉमन होता है उसको हम लोग हटा देते हैं स्टूडेंट। अब यहाँ देखो स्टूडेंट, L1 कितना दिया हुआ है, L1 की जगह 3 है तो ये हो गया 3। A1 की जगह कौन है, A1 की जगह 1 है, 3 अपान 1 हो गया रेशियो। ठीक, ये रो तो कट चुका है। L2 की जगह ऊपर 2 है और नीचे A2 की जगह कौन है, 3 है, ये 3 है ना, देखिए 3 है। और रेशियो ये रो कट चुका है। L3 कितना है, L3 देखो 1 है तो ये 1 हो गया। और A3 कितना है, 9 है। ठीक है स्टूडेंट। अब इसमें देखो स्टूडेंट, जो नीचे सबसे ज़्यादा डिजिट होती है उसका इन दोनों का एलसीएम निकाल के इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 3 इंटू 9 अपान 1 रेशियो 3 और 9 का एलसीएम 9 ही आता है। ठीक है, 3 और 9 का एलसीएम 9 आता है तो 3 इंटू 9 2 अपान 3 इंटू 9 रेशियो 1 अपान 9 इंटू 9। ठीक है स्टूडेंट, यानी हमारा जो रेशियो बना R1 रेशियो R2 रेशियो R3 इज इक्वल टू, ये 3 9 जा 27 हो गया, 27 रेशियो, यहाँ देखो 3 से ये कट गया स्टूडेंट, 3 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, 6 रेशियो, ये 9 से 9 कट गया, 1 हो गया। तो रेशियो रेजिस्टेंसेस का आया 27 रेशियो 6 रेशियो 1। ठीक है स्टूडेंट, ये आंसर हो गया इसका। ठीक है स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखो क्वेश्चन दिया हुआ, व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, हाउ आर दे प्रोड्यूस्ड, मेंशन देयर इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या हैं, ये कैसे उत्पन्न होती हैं और इनके गुणों को लिखिए। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट, हम लोग पहले डेफिनीशन पढ़ेंगे। ठीक है, और एक एक करके आप देखिए। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है स्टूडेंट, when a charge is oscillated with high frequency, when a charge is oscillated or vibrate with high frequency, then a new wave generate from this wave is known as electromagnetic wave. ठीक है, in the electromagnetic wave, electric field vector and magnetic field vector are perpendicular to each other and also they are perpendicular to the direction of propagation of the wave. Therefore, nature of the electromagnetic wave is transverse. ठीक है स्टूडेंट, जब कोई आवेश उच्च आवृत्ति से दोलन करता है तो उससे एक नई तरंग उत्पन्न होती है। इस नई तरंग को विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। इसमें विद्युत क्षेत्र वेक्टर और चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं
और दोनों तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। इस कारण इनकी प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। ठीक है। और दूसरा पूछ रहा है कि ये कैसे उत्पन्न होती हो, तो हमने डेफिनेशन में ही बता दिया। दे आर प्रोड्यूस्ड बाय ऑसिलेटिंग चार्ज विथ हाई फ्रिक्वेंसी। ठीक है। दे आर प्रोड्यूस्ड बाय ऑसिलेटिंग चार्ज विथ हाई फ्रिक्वेंसी। ठीक है। ये उच्च आवृत्ति से दोलन करने वाले आवेश से उत्पन्न होती हैं। ठीक है। और इनकी प्रॉपर्टी आगे लिखा है, गुण लिखा है स्टूडेंट। तो गुण हमारे ऊपर लिंक पड़ा है स्टूडेंट, इस लिंक को आप टच करेंगे तो इसकी प्रॉपर्टी आपको वहाँ मिलेगी। ठीक है। तो उसमें आप उसको देखिए और तैयार करिए। ओके स्टूडेंट।